नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से NCERT की नई बुक क्यूरियोसिटी जो साइंस के लिए क्लास 8 का उसका चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। हम प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हैं, एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं। इससे पहले जो 3 चैप्टर हैं उसके भी क्वेश्चन आंसर डिटेल में हम डाल चुके हैं, तो चेक इट आउट। ये जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे आप देख पा रहे हैं प्रोब एंड पॉन्डर, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन दिए हैं, हमने वो क्वेश्चन किए हैं, एज वेल एज जब चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद 11 क्वेश्चन आर देयर, वो क्वेश्चन हम साथ में किया हुआ है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रोब एंड पॉन्डर का पहला क्वेश्चन है। इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है, वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा था और मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी और मेरे पास बल्ब नहीं था। विद इलेक्ट्रिक सेल के साथ जब मैं वो बना रहा था तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था। इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट? पूछ रहा है बेटा, क्या कोई और दूसरा तरीका है क्या जिससे मैं पता कर लूँ कि करंट बह रहा है सर्किट के अंदर? क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन जो पहले 4 क्वेश्चन है बेटा, ना तो आपको नोटबुक में करने हैं, ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए हैं और इसीलिए समझाया है मैंने आपको ताकि आप समझ पाएँ, साइंस को फील कर पाएँ। तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, मैं एक सर्किट डिज़ाइन कर रहा था इलेक्ट्रिक सेल के साथ, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था। तो क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या जिससे हम पता लगा लें कि सेल मेरे जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है? मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम कौन सी चीज़ लगा के इसको ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूज़ अ लाइट इमिटिंग डायोड। आपने क्लास 6-7 में भी देखा है बेटा, LED का यूज़ करना बता रखा है। बल्ब की जगह आप एक LED भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब LED यूज़ करेंगे बल्ब में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। वेयर एज जब हम LED यूज़ करेंगे तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस। आपको समझना पड़ेगा कि LED में पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। जो LED की लंबे वाली लेग होगी उसको आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो LED की छोटी लेग होगी उसे नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी LED काम करेगी। इन केस आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको रिवर्स करके देख लीजिए। अगर एक एंगल पे काम नहीं कर रहा है तो LED को रिवर्स करके देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली वो काम कर जाएगी। एंड LED विल ग्लो फेंटली इफ करंट फ्लोज। LED ग्लो करेगी अगर करंट फ्लो करेगा। बी श्योर टू कनेक्ट इट इन द करेक्ट डायरेक्शन। जो मैं बता रहा था, बल्ब के साथ ये दिक्कत नहीं थी, लेकिन LED में आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव को के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसी की जगह सेकंड बेटा, आप बजर यूज कर सकते हैं। ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बजर विल मेक ए साउंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, इंडिकेटिंग द सर्किट इज कंप्लीट। सिमिलरली आप LED की जगह एक बजर यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बजर आता है बेटा, जब करंट फ्लो करेगा तो बजर आवाज़ पैदा करेगा। यूज अ हीटिंग एलिमेंट, एक नाइक्रोम वायर जो कि क्या है, हीटिंग एलिमेंट। अब उसकी जगह मेरे पास बल्ब नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सर्किट में एक हीटिंग एलिमेंट लगा दूंगा, नाइक्रोम वायर लगा दूंगा। अब नाइक्रोम वायर क्या करेगा बेटा, नाइक्रोम वायर उसकी जगह जब बल्ब की जगह लगेगा तो मैं उसे टच करके देख लूँगा मोमेंटली। बहुत ध्यान रखना बेटा, आप उसको टच करेंगे तो बहुत देर के लिए नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपकी उंगली जल जाए। A small piece of nichrome wire will get slightly warm when current passes through it. You can carefully feel this. आप बड़े ध्यान से इसको फील कर सकते हैं, अपना ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट इज यूज ए मैग्नेटिक कंपास नीडल। एक मैग्नेटिक कंपास नीडल, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कंपास बोलते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा है बेटा। प्लेस ए मैग्नेटिक कंपास क्लोज टू द वायर इन द सर्किट। जैसे इस चैप्टर में हमने किया भी है, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे थे आपने देखा था, जब भी सर्किट में से करंट फ्लो करेगा और अगर उसके पास में बिल्कुल नज़दीक में मैंने कंपास रखा है तो होगा क्या, वो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी, तो हमें पता चल जाएगा या करंट इज फ्लोइंग। यूज ए मल्टीमीटर और गैल्वेनोमीटर। आप मल्टीमीटर या गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके आप करंट के बारे में पता कर सकते हैं। इफ़ अवेलेबल, ए मल्टीमीटर कैन बी सेट टू मेजर करंट, इट विल शो अ रीडिंग इफ करंट इज फ्लोइंग।
आप मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। नॉर्मली छोटे बच्चों के पास घर में नहीं होता है, लेबोरेटरी वगैरह में मिल जाएगा। तो हम कंक्लूजन क्या मिला हमें, इवन विदाउट ए बल्ब द फ्लो ऑफ करंट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग साउंड। आपने क्या क्या टेक्निक यूज़ की, साउंड, बजर में आपने साउंड के थ्रू पता लगाया, हीट, नाइक्रोम वायर में आपने हीट के थ्रू पता लगाया, मैग्नेटिज्म, यहाँ जब आपने कंपास रखा तो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ किया और तब उससे पता लगाया कि या करंट इज फ्लोइंग। और डिवाइसेस लाइक एलईडी और बजर, एलईडी या बजर का यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन बहुत इजीली शॉर्ट आउट कर लिया है। प्रोब एंड पॉन्डर का ही सेकंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट। सर मैग्नेट तो होते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है बेटा, इसका नाम बता रहा है जो अपने नेचर में परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, टाइम बीइंग के लिए है। हाउ कैन दीज बी मेड, इनको कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम टेम्परेरी मैग्नेट को समझते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट होता क्या है। ए टेम्परेरी मैग्नेट इज ए मटेरियल, वो एक इस टाइप का मटेरियल होगा बेटा जो कि नॉर्मली आयरन या स्टील का, आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया होगा बेटा, कोई मान लिया इस टाइप से आयरन की छड़ ले ली या फिर आप सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं और उसके ऊपर आप मैग्नेट को इस तरह से, फिर उसको यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से। मान लिया मेरा ये आयरन का वो है जिसे मुझे टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक रियल मैग्नेट लूँगा और उसके यूँ एक ही डायरेक्शन में, ओवर एंड अगेन एक ही डायरेक्शन में उसको ऐसे मूव कराऊंगा। तो इससे होगा क्या, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि टेम्परेरी होगा। वही बता रहा है, ए टेम्परेरी मैग्नेट इज ए मटेरियल यूजिंग आयरन और स्टील दैट बिकम्स मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक बन जाता है ओनली व्हेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ तब और तब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर में हो, जब मैं उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ले जा रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रिक करंट ले जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट वाला कहाँ देखा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में देखा था, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के हम उसे मैग्नेट बना दे रहे थे। दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक वो मैग्नेट रहेगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ कर दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। एंड लूजेज इट मैग्नेटिज्म व्हेन दैट इन्फ्लुएंस इज रिमूव्ड, और एज सुन एज आई विल रिमूव दैट रीजन, मैं उस रीजन को रिमूव करूंगा जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अब मैग्नेट नहीं रह पाएगा। अब है बेटा हाउ टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट बनाएंगे कैसे, जैसे मैं बताया बाय रबिंग विद ए परमानेंट मैग्नेट। मैं भी एग्जांपल बताया, आप बार बार उसको रब करोगे। नॉर्मली क्लासेस में 6-7 में आपने देखा होगा टीचर हर बच्चे को बोलता है कि हर बच्चा आओ और इसको 2 बार ऐसे करो। तो ऐसा है क्या कि 2 × 40 80 बार करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, वो ऐसा है बेटा एक ही डायरेक्शन में आप बार बार करेंगे तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना लेंगे हम। कैसे बनाएंगे, रैप ए कॉपर वायर टाइटली अराउंड एन आयरन नेल। हम इसी चैप्टर में जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो हमने आयरन नेल के चारों तरफ वायर को रैप किया था। कनेक्ट द वायर एंड्स टू ए बैटरी एंड एट द लास्ट मैं इस टाइप से, मेरी आयरन नेल थी, उसके चारों तरफ कॉपर वायर को कनेक्ट किया और उसके दोनों एंड के ऊपर आपको याद होगा यहाँ हमने बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी थी, बैटरी कनेक्ट कर दी थी। तो वही बता रहा है एज करंट फ्लो, जैसे ही करंट फ्लो करेगा द नेल बिकम्स अ मैग्नेट, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा करंट मैग्नेट बन जाएगा। दिस मैग्नेटिज्म लास्ट ओनली वाइल करंट फ्लो, यह मैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब करंट फ्लो कर रहा होगा। इट इज़ ए टेम्परेरी मैग्नेट। तो हमने क्या बनाना था, टेम्परेरी मैग्नेट बनाना था, और बन क्या गया, टेम्परेरी मैग्नेट ही तो बना है। यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज एट्सेट्रा। इलेक्ट्रिक बेल में, रिले में, या फिर जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप रहती है ना, वहाँ भी उसको लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट के एग्जाम्पल क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आप देख ही सकते हो, सॉफ्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स अंडर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, जो अभी अभी हमने देखा।
यस, टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन बी इजीली मेड यूजिंग फ्रिक्शन। हमने क्या किया, रबिंग के थ्रू उसे प्रोड्यूस किया, एज वेल एज हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोड्यूस किया। दे आर यूजफुल इन मैनी डिवाइसेस एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म व्हेन द सोर्स इज रिमूव्ड। वो बहुत से डिवाइसेस में यूज किया जाता है और एज सुन एज मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड हटा लूँगा तो उसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 3, वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, जैसे हमारी बाइक में, स्कूटर में, गाड़ी में फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट जनरेट कर लेते हैं, या फिर लकड़ी का यूज़ करके हम हीट जनरेट कर लेते हैं। बट हाउ इज़ हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। लेकिन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हीट कैसे जनरेट होती है? उसमें कोई आग लगाते हैं क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में? सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। मुझे गीज़र में पानी गर्म करना है, मैं बस बाथरूम में जाऊंगा, ऑन कर दूंगा। मुझे आयरन करना है, मैं सिर्फ स्विच ऑन करूंगा, आयरन थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। कोई भी किसी टाइप का, ना तो मैंने फॉसिल फ्यूल बर्न किया, ना ही मैंने कोई आग लगाई। तो कैसे ये हीट जनरेट हो रही है? हाउ इज़ हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हीट जनरेट कैसे होती है? हीट इन मोस्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज जनरेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का जिस्ट ही तो यही था। यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी को समझा और हमने दो मेन कंपोनेंट समझे। फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जब मैं इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से पास करूँगा तो नॉट ओनली इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, साथ साथ वो जो मेरा वायर है वो भी गर्म हो जाएगा। तो इसी चीज़ का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैंने यूज़ किया और उस हिसाब से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। What is the heating effect of current? When an electric current passes through a resistive material, जैसे कि नाइक्रोम वायर, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कन्वर्ट कर देगा बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। यह हुआ किस कारण से? जब मैंने एक वायर में से करंट पास किया, ऐसे जा रहा था करंट, तो इसने क्या किया बेटा, उसको रेजिस्टेंस ऑफर किया। इस वायर ने रेजिस्टेंस ऑफर किया। रेजिस्टेंस मीन्स अपने अंदर से जाने नहीं दूंगा। ये सोच रहा है मैं जाऊंगा, वो बोल रहा है नहीं जाने दूंगा। तो उन दोनों के बीच में डिशुम होगा, और जब डिशुम होगा तो भाई गर्मी तो पैदा होगी ना। आपके आसपास में भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो देखा माहौल गर्म हो जाता है। ये वही गर्माइश है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। ये हुआ किस कारण से? उसका रीज़न क्या था बेटा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल विच कॉजेज इट टू हीट अप, जिसके कारण ये गर्म हो गया। एग्जाम्पल आप कहाँ यूज़ करते हो? आयरन में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक केटल में, या फिर गीज़र में। अब एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि सर आप जब भी हीटिंग की बात करते हो तो हमेशा नाइक्रोम को ही घुसा देते हो, आयरन की, कॉपर की, इन सब का यूज़ क्यों नहीं करते हो? वैसे तो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसमें आप कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो। जो आउटसाइड द बिल्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे घरों में लाइट भेजता है वहाँ एल्युमिनियम यूज़ करते हो, एक्सपेरिमेंट में आयरन यूज़ करते हो, लेकिन जैसे ही हीटिंग की बात आती है आप नाइक्रोम पर अटक जाते हो। ऐसा क्यों? बेटा ये समझो, हमने जब इसको पहली बार देखा कि हाँ तार गर्म तो हो रहा है, फिर हमने उस तार को गर्म होने को साइंटिस्ट ने प्लान किया कि ठीक है क्यों ना हम इसको यूज़ करके देखें कि कैसे गर्म हो रहा है, किसके साथ ज़्यादा गर्म होगा। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग वायर, अलग अलग मेटल्स यूज़ करके देखे कि हाँ इसमें थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें और ज़्यादा हो रहा है, इसमें और ज़्यादा हो रहा है। इस टाइप से लास्ट में उनको ये समझ आया कि नाइक्रोम का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। तब से नाइक्रोम यूज़ होने लगा। हो सकता है आप जैसा कोई लिटिल साइंटिस्ट नाइक्रोम से भी अच्छा कोई अलॉय वगैरह बना दे जो कि नाइक्रोम को रिप्लेस कर दे, फिर हम आप लोगों के बारे में पढ़ेंगे। Why nichrome is used in heating appliances? Nichrome is a high resistance alloy। क्या है बेटा? देखो हाई रेजिस्टेंस, ये वो है जो बोल रहा है करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन ये रेजिस्टेंस 1, 2, 3 सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। नहीं जाने दूंगा। अलॉय है। अलॉय मीन्स
दो मेटल्स या नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन निकल एंड क्रोमियम से मिला के उसको बनाया गया है। दैट डज नॉट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज नहीं होता है या फिर बर्न नहीं हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बर्न हो जाएंगी, जैसे ही उसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा, उसमें आग लग जाएगी, टूट जाएगा। गेट्स हॉट क्विकली, और तुरंत गर्म हो जाता है, फटाफट जैसे ही करंट फ्लो करेगा गर्म हो जाएगा। लास्ट लॉन्गर देन प्लेन वायर, कई दिनों तक चलेगा कंपैरेटिव टू अगर हम एक प्लेन वायर लगा दें तब, उसके कंपैरिजन में काफ़ी दिनों तक ये चलेगा। प्रोब एंड पॉन्डर का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो इफ ए सेल और ए बैटरी इज डेड। रिमोट का सेल खत्म हो गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा। पापा ने रिमोट ऑन किया, 2 बार ऐसे किया, 2 बार बजाया। इंडियन कल्चर में बिना बजाए हम कंफर्म नहीं करते कि बज रहा है नहीं बज रहा है। 2 बार उसको यूँ मारेंगे, फिर उसको फिर ट्राई करेंगे, नहीं हुआ, तब पापा आपको 10 रुपये 20 रुपये निकाल के देंगे, बेटा दौड़ के जाओ लेके आओ। तो अब आप समझ चुके हो, आपको पता होना चाहिए, आप ये चैप्टर कर चुके हो, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा उठाओ। आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ पापा अब ये सेल डेड हो गए हैं, या नहीं पापा अभी सेल डेड नहीं हुए हैं, लेट मी चेक इट आउट। तो वही क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो इफ ए सेल और बैटरी इज डेड। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेल है या जो बैटरी है वो डेड हो गई है। कैन ऑल सेल्स एंड बैटरी बी रिचार्ज। दूसरे एंगल में देखो, आपने देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी, एक दिन पूरे दिन लाइट नहीं आई और इन्वर्टर की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, डेड हो गई अब, लेकिन अगले दिन वो फिर से रिचार्ज हो गई है, फिर से रिचार्ज हो जाती है। सिमिलरली विद आवर फ़ोन बैटरी, हम देखते हैं सुबह फ़ोन चार्ज किया, रात तक फिर से डिस्चार्ज हो गया, हम फिर से उसको चार्जिंग में लगा देते हैं, फिर से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो ड्राई सेल रहते हैं, जो रिचार्जेबल नहीं हैं, उनके साथ क्या होगा बेटा, उनके साथ एक बार वो यूज़ करोगे, महीना 2 महीना 6 महीने चलेंगे, उसके बाद आप उसको फेंक दोगे, अब आपके लिए वेस्ट है, वो उसको रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं हम। ऐसा क्यों? तो पूछ रहा है कि क्या सेल और बैटरी सभी के सभी रिचार्ज कर सकते हैं क्या। आइए देखते हैं। हेयर आर सम कॉमन साइंस। किस चीज़ के साइन कि भाई सेल या बैटरी मेरी डेड हो गई है, नो पावर आउटपुट नहीं दे रही है। तो डिवाइस जैसे कि टॉर्च या फिर रिमोट में जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, डज नॉट वर्क इवन आफ्टर इंसर्टिंग द बैटरी करेक्टली। तो पहले तो एक काम करो बेटा, बैटरी को निकालो, देखो कि उसकी पोलैरिटी सही से कनेक्टेड है। अगर सही से कनेक्टेड है और फिर भी काम नहीं कर रही है, तो हमें पहला अंदाज़ा ये लगेगा कि ये नहीं काम कर रही, डेड हो गई है। सेकंड, डिम और फ्लिकरिंग लाइट, या तो जैसे टॉर्च में यूज़ करते हैं ना बेटा, या फिर लाइट के लिए वैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो डिम हो गई है, लाइट बहुत डिम हो गई है, या फिर फ्लिकर कर रही है, जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है। तो उससे हमें पता चल जाएगा शोइंग लो पावर, नाउ इट इज़ शोइंग लो पावर, इसका मतलब उसकी पावर लो हो गई है। तीसरा, हम एक मल्टीमीटर का यूज़ करके एग्जैक्ट बता सकते हैं। मल्टीमीटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट तरीका जिसमें आप ये बता सकते हो कि भाई मेरा जो ड्राई सेल है जिसकी वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, तो अब मैंने चेक किया और मुझे मिला कि पापा ये तो सच में डेड हो गया है, क्योंकि 0.9 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब तो पक्का ये चेंज करना ही करना पड़ेगा। लीकेज और स्वेलिंग, या फिर कई बार काफ़ी दिनों तक आप उसको उसी मतलब इंस्ट्रूमेंट में रखे हुए हैं, लेट इट बी रेडियो हो, आपका टॉर्च हो, या फिर आपका रिमोट हो, और आप बाहर निकालोगे तो देखोगे उसमें से कुछ लीकेज आ रखा है, उसमें से कुछ लीक हो रखा है, या फिर स्वेलिंग आ गई है, पूरा फूला हुआ है, सेल ही फूल गया है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये खराब हो गया है। इफ़ ए बैटरी इज लीकिंग केमिकल्स और लुक सोलन, इट इज़ डैमेज्ड और डेड। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है बेटा, कैन ऑल सेल्स एंड बैटरी बी रिचार्ज। क्या सभी सेल और बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं क्या? नो, नॉट ऑल ऑफ देम, नहीं, सभी के सभी को रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं बेटा, टाइप ऑफ सेल कैसे है बेटा, प्राइमरी सेल की बात करते हैं। जैसे आप AA या AAA ड्राई सेल, AA AAA कौन सा होता है? AA बेटा आपने देखा होगा 1.5 वोल्ट वाला, जो थोड़ा मोटा सेल होता है, वो AA होता है। वेयरएस और उससे थोड़ा सा छोटा, शेप आपको सेम दिखेगी, थोड़ा सा छोटा, वो AAA सेल होता है, जो रिमोट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। एज वेल एज बटन सेल। बटन सेल आजकल काफ़ी जगह यूज़ हो रहे हैं, आपके टॉयज़ में मिल जाएंगे, आपकी घड़ी में मिल जाएंगे, वहाँ बटन की शेप में होते हैं। तो ये सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इन टाइप के सेल को आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा।
वेयर एज कार बैटरी, जो लेड एसिड बैटरी होती है जो आप व्हीकल्स में यूज़ करते हो, ट्रक, कार, बाइक, उन सब में जो यूज़ करते हो उन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। फ़ोन की बैटरी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लिथियम आयन की बनी होगी, हम रिचार्ज कर लेंगे। What happens if you try to recharge a non rechargeable battery? लेकिन मैं तो लिटिल साइंटिस्ट हूँ, मैं तो सर ऐसे नहीं मानूंगा। मैं तो जो ये वाले सेल बता रहे हो ना आप, AA वाले, AAA वाले या बटन सेल, उनको एक बार डाल के देखूंगा। जो रिचार्जर मेरे पास है ना, इलेक्ट्रिक रिचार्ज है, उसमें एक बार ट्राई करके देखूंगा। कुछ बच्चे हो जाते हैं भाई, साइंटिस्ट बनना उनको, तो उनके साथ क्या होगा, अगर वो नॉन रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज करेंगे तो इट कैन लीक, उससे लीक हो सकता है बेटा, बर्स्ट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में बेटा लिटिल साइंटिस्ट नहीं बनना है। ऐसी चीज़ों में एक प्रैक्टिकल समझदार बच्चा वो होता है जिसे उस जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसकी ग्रेविटी भी पता हो। हर चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे मैं एडवाइस करूँगा, केमिकल्स के साथ छेड़खानी कभी मत करना, इलेक्ट्रिकल के साथ छेड़खानी कभी मत करना। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बर्स्ट हो सकती हैं एंड इवन कैच फायर, और पूरा पता चला घर ही जल गया। ठीक है। ऑलवेज यूज रिचार्जेबल सेल विद प्रॉपर चार्जर। हाँ, आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्जेबल सेल आते हैं बेटा, AA और AAA में भी एक अलग टाइप की कैटेगरी आती है जिसे सेकेंडरी सेल बोला जाता है। उसमें उनको आप एक रिचार्जर आएगा, उसका चार्जर बोलते हैं जिसको, उनमें डाल के आप रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन वो अलग कैटेगरी है। प्राइमरी सेल में नहीं होता है ये सब। यहाँ से शुरू होता है बेटा चैप्टर के बाद वाले 11 क्वेश्चन जो रियल में आपको करने हैं। चैप्टर के बाद वाले 11 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड। आपने वोल्टाइक सेल देखा था ना बेटा, इस टाइप से एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे, इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक लिक्विड डाल रखा था। कुछ याद आ रहा है? अब पूछ रहा है द सॉल्यूशन यूज, जो इसके अंदर जो लिक्विड डाल रखा है ना वोल्टाइक सेल में, इसे क्या कहा जाएगा? इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा बेटा। ये दो क्या थे? इलेक्ट्रोड्स थे, और जो लिक्विड था उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। ए करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जब करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या? वो एक मैग्नेट बन जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टाइक सेल। ड्राई सेल जो छोटे छोटे सेल रहते हैं, क्या मैं उसको पॉकेट में डाल के ले जा सकता हूँ क्या? पोर्टेबल हैं, जहाँ मन किया आपने बैग में डाल के ले जा सकता हूँ क्या कंपैरेटिव टू दिस टाइप ऑफ वोल्टाइक सेल? हाँ, कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल हैं। सेकेंड, ए कोयल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। हमने डिस्कशन किया था कि एक कोयल है, बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी कब? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जैसे ही मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा और ये जो मेरा स्विच है, स्विच को मैं ऑन कर दूंगा, स्विच को ऑन करते ही क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी? हाँ सर, बन जाएगी। तो आंसर विल बी ट्रू। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट्स मोर देन पेपर क्लिप्स। मैंने अब एक इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया। यूज कितने सेल किए? एक सेल किया। अट्रैक्ट्स मोर देन पेपर क्लिप्स। अब जितने पेपर क्लिप्स को ये पिक कर रहा है, मान लीजिए 10 को कर रहा है, देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद ए बैटरी ऑफ 2 सेल। इसी बैटरी की जगह मैंने कॉम्बिनेशन में 2 बैटरी लगा दी, तो 2 बैटरी में ज़्यादा करेगा या एक में करेगा? बेटा इट डिपेंड्स ऑन द करंट। तो जैसे ही मैंने 2 बैटरी लगाई तो वोल्टेज बढ़ गया, तो करंट बढ़ जाएगा। ज़्यादा करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ज़्यादा पेपर क्लिप को उठाएगा, ना कि कम को। तो ये इसका आंसर बेटा फॉल्स रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर ए शॉर्ट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट नाइक्रोम वायर से कुछ देर के लिए फ्लो किया। द वायर बिकम्स वार्म। तो क्या वार्म हो जाएगा क्या? जब मैं करंट फ्लो करूँगा तो क्या नाइक्रोम वायर गर्म हो जाएगा? सर कितनी बार तो बता चुके हो, ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हो? हो जाएगा सर। ये लो, हो गया। ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। उसी वायर के नीचे जब वो गर्म हुआ तो मैंने
एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, तो क्या वो भी डिफ्लेक्ट होगा क्या? हाँ सर होगा। सर ये तो इफेक्ट हो गया हीटिंग इफेक्ट, जो फर्स्ट वाला आपने बताया ना, दिस इज हीटिंग इफेक्ट। और जो सेकंड वाला बोल रहे हो ना सर, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने यही तो पढ़ा है सर चैप्टर में। अब फिर बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली वन इज करेक्ट, हाँ वन तो है। ओनली टू इज करेक्ट, हाँ टू भी है। बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, हाँ सर दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि हमने हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ही तो समझा इस चैप्टर में। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ आइटम्स दे रखे हैं बेटा, बेसिकली दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स। कॉलम बी में दे रखा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है। सबसे पहले हमने सबसे ज़्यादा इसमें क्या दिख रहा है, नाइक्रोम वायर। मुझे नाइक्रोम वायर बार बार आ रहा है सर, नाइक्रोम वायर। तो देखते हैं इधर क्या है। बेस्ट सुटेड फॉर द इलेक्ट्रिक हीटर, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। तो सर मुझे तो क्या लग रहा है, नाइक्रोम वायर को मैं इसके साथ मिला देता हूँ हीटिंग इफेक्ट के साथ। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन। सर लेकिन ये तो ए के साथ भी मैच कर रहा है, तो एक बार इसको इरेज करके देख लेते हैं। इसको ए के साथ मैच कर लेते हैं, ये लो। इलेक्ट्रिक आयरन को हीटिंग इफेक्ट के साथ कर देते हैं। वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल कौन सा था सर? वही बेटा जिसमें इलेक्ट्रोड्स थे, इलेक्ट्रोलाइट था और केमिकल इफेक्ट था, वही सब। तो वोल्टाइक सेल में जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, इसमें तो सर कोई डाउट ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट सर एक ही तो बचा, क्यों परेशान हो रहे हो, इसके अटैच कर दो बस, ये लो हो गया। वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करेगा। नाइक्रोम क्या हो गया, बेस्ट सुटेड फॉर द इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर के लिए नाइक्रोम वायर से अच्छा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या है, वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड वोल्टाइक सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, कैसे करेगा, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके। उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा था बेटा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होते हुए करंट फ्लो करा रहा था, जहां आपको याद हो आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। क्वेश्चन 5, नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइसेस बिकॉज इट। नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, क्यों किया जाता है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सर बिल्कुल गुड कंडक्टर है। जनरेट्स मोर हीट फॉर ए गिवन करंट, ये भी सही है सर, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एक दिया हुआ करंट है उसके लिए ज़्यादा, एक ही सेल लगाया और मैंने बार बार अलग अलग टाइप के वायर यूज़ किए, कभी कॉपर यूज़ किया, एल्युमिनियम यूज़ किया, आयरन यूज़ किया, नाइक्रोम यूज़ किया, तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ जनरेट होगी, नाइक्रोम में जनरेट होगी, तो ये भी सही है। इज़ चीपर दैन कॉपर, कॉपर से सस्ता है, हाँ ठीक है सर मान लिया। इज़ एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, नहीं बेटा ये नहीं है। तो सबसे फेवरेबल कौन सा लग रहा है, मुझे लग रहा है जनरेट्स मोर हीट फॉर ए गिवन करंट। यही सबसे बड़ा रीज़न रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइंटिस्ट ने जब ट्राई करके देखा, अलग अलग मेटल्स यूज़ किए, अलग अलग वायर यूज़ किए, तब उन्हें पता चला नाइक्रोम में सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट। तो हमारा आंसर होगा 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक एन इलेक्ट्रिक हीटर और ए स्टोव। हीटिंग डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है, जैसे बेटा इलेक्ट्रिक हीटर या फिर स्टोव आर ऑफन कंसिडर मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स। आज के टाइम में जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है ना बेटा, आप अपने दादा दादी नाना नानी उनसे पूछना, उस टाइम में घरों में चूल्हा वगैरह यूज़ किया जाता था। पुराने टाइम में चूल्हा वगैरह यूज़ किया जाता था, लकड़ी या फिर काऊ डंग केक उन सब का यूज़ करके खाना वगैरह बनाया जाता था। तो होता क्या था, बहुत सा पॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अनबर्न कार्बन आएंगे, धुआं रहेगा पूरे घर में, वो सब। तो अभी पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि हीटर या स्टोव का यूज़ करते हैं और ऑफन कंसीडर मोर कन्वीनियंट, आजकल उनको ज़्यादा कन्वीनियंट फील किया जाता है देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स। जो पुराने
हीटिंग मेथड्स हैं ना उनके कंपैरिजन में। गिव रीजंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कंसिडरिंग सोसाइटिक इम्पैक्ट। आप सोसाइटिक इम्पैक्ट को समझते हुए अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ये रीजंस बताइए। पहला, क्लीनर एंड हेल्दियर। जो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह यूज़ कर रहे हो ना बेटा, तो उसमें कोई धुआं होता है क्या? किसी टाइप का पॉल्यूशन होता है क्या? कोई अनबर्न कार्बन है क्या? नहीं, किसी टाइप का धुआं नहीं है, ना अनबर्न कार्बन है, इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई राख बचेगी लास्ट में। तो वही बता रहा है ये क्लीन होगा और हेल्दियर होगा। इलेक्ट्रिक हीटर्स डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक, कोई धुआं नहीं आएगा, कोई राख नहीं होगी, ऐश नहीं होगा, या फिर किसी टाइप के कोई हार्मफुल गैसेस नहीं होंगी। अनलाइक फायरवुड और चारकोल, जब हम फायरवुड या चारकोल जलाते थे तो इस टाइप की दिक्कतें हमें फील होती थी जो अभी नहीं हो रही हैं। दिस रिड्यूसेस इंडोर एयर पोल्यूशन, जैसे मैंने बताया पूरे घर में धुआं भर जाता था, अभी आजकल इंडोर एयर पोल्यूशन इस टाइप का कुछ भी नहीं है। विच इज़ ए मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो धुआं आ गया पूरे कमरे में, पूरे घर में, तो मुझे रेस्पिरेशन की दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। स्पेशली फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़, जो देहाती एरिया है बेटा, वहाँ पे लेडीज़ और बच्चों के लिए रेस्पिरेशन की बड़ी दिक्कत हो जाती थी। धीरे धीरे अभी एडवांसमेंट आ रहा है और हर जगह गाँव में भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पहुँच रही है। सेकेंड इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसे मैं बताया कि कोई पोल्यूशन नहीं है तो इन्वायरमेंट को बचा के रखेगा। बर्निंग फायरवुड कंट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड कार्बन एमिशंस। अगर मैं लकड़ी ही जलाता रहूं, चारकोल जलाता रहूं, तो होगा क्या? मैं कहाँ से काट कर लाऊंगा? जंगल से। तो होगा क्या? इससे डिफॉरेस्टेशन होगा और बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, जिससे कि पॉल्यूशन होगा। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेस। एक अच्छी लाइन ऐड किया है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूं, कौन सी वाली? अब मैं 2 एग्जांपल बताता हूं। एक घर है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आई, उससे वो लोग हीटर यूज़ कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आई बेटा, तो वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल जल रहा है, मान ली कोयले से प्रोड्यूस की गई, तो फॉसिल फ्यूल जला वहाँ, और तब जाके मेरे घर इलेक्ट्रिक हीटर जला। वेयर एज एक साइड वाला घर है जिसने अपने घर पे सोलर पैनल लगा रखा है, तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है? सोलर पैनल वाली। उसने कहीं पॉल्यूशन नहीं किया, इसीलिए उसने यूज़ किया है स्पेशली फ्रॉम रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर मैं वो वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँ, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? जो कि मैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज से लिया है। हेल्प्स रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। इससे होगा क्या? पॉल्यूशन वगैरह कम होगा और सस्टेनेबल लिविंग की तरफ हम बढ़ेंगे। क्विक एंड ईजी टू यूज़, फास्ट है। आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह अगर मैं जला रहा हूँ तो इट टेक्स टाइम, 5-7-10 मिनट लगेंगे। उसको स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे पिकअप लेगा, फिर जब मूड क्या तेज़ हो गया फिर मुझे लकड़ी निकालनी पड़ेगी। वेयर एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक गीज़र वगैरह, इन सब में क्या है बेटा? उनकी स्पीड कंट्रोल मेरे पास है। जैसे मैंने उसको ऑन किया, तुरंत ऑन हो गया। व्हाट्सअप इलेक्ट्रिक डिवाइसेज आर ईजी टू ऑपरेट, इंस्टेंट ऑन, ऑपरेट करना आसान है, तुरंत ऑन हो जाते हैं। एंड रिक्वायर्स नो प्रिपरेशन लाइक चॉपिंग वुड और लाइटनिंग अ फायर। जब हम लकड़ी वगैरह काटते थे, उसको इकट्ठा करते थे, ढेर बनाते थे, फिर चूल्हे में डालते थे, वो सब टाइम मेरा बच गया है। दिस सेव्स टाइम एंड एफर्ट, तो उससे मेरा टाइम भी बच गया और एफर्ट भी बच गए, स्पेशली इन अर्बन हाउस होल्ड। अर्बन हाउस होल्ड में बेटा इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गाँव देहात में क्या है बेटा, घर भी बड़े बड़े हैं। अब अर्बन सिटीज़ में क्या है, छोटे छोटे घर हैं, वहाँ आप लकड़ी वगैरह, क्या आप अपने इमेजिन कर सकते हो कि मेरे पास 2 ही कमरे का सेट है और मैं अपने ड्राइंग रूम में लकड़ी का गट्ठा लेके आऊँ, वहाँ उनको काट रहा हूँ, चूल्हे में आग लगा रहा हूँ? इज़ इट पॉसिबल? इसलिए बता रहा है। मोर सेफर इंडोर में सेफ है बेटा। देयर इज़ नो ओपन फ्लेम इन इलेक्ट्रिक हीटर विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर एक्सीडेंट्स। ओपन में कोई भी आग नहीं लगा रहे हम इलेक्ट्रिक हीटर में, तो क्या होगा? रिस्क ऑफ फायर एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। ऑल्सो नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज। जब मैं काउडंग केक वगैरह जला रहा था बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप की गैसें बहुत ज़्यादा निकलती थी, मेकिंग दैम सेफर फॉर इंडोर यूज़। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई गैस रिलीज नहीं होती है। मोर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, ज़्यादा कंट्रोल है और एफिशिएंसी है। मैंने बताया ना, जब मेरा मन किया मैंने थोड़ा और स्लो कर दिया, और तेज़ कर दिया, इंस्टेंट ऑन कर लिया, इंस्टेंट ऑफ कर दिया। इलेक्ट्रिक हीटर अलाउ फॉर टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटी देता है हमें, मेकिंग दैम मोर एफिशिएंट।
दे हीट अप क्विकली, तुरंत से गर्म हो जाएंगे, एंड ओनली एज मच एज नीडेड, और उतने ही गर्म होंगे जितने मुझे रिक्वायर्ड है। मुझे चाहिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं उसको 150 पे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन क्या एक वुड फायर को या काउ डंग फायर को क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग एनर्जी वेस्ट, जिससे कि एनर्जी वेस्ट बच जाता है। बेटर फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए बेस्ट सूटेड है, मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छे से सूट है, ना कोई धुआं है ना कुछ और है, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। ये सब रीजंस कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि ये डेली लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा है। एट लास्ट हमें क्या समझ आया? इलेक्ट्रिक हीटर्स डिवाइसेस आर क्लीनर, सेफर, फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल। कैसे बेटा? वो साफ़ सुथरे हैं, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, बहुत तेज़ हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है बेटा जहां हम सबको साथ लेके चलें। ये नहीं है कि मुझे यूज़ करनी है लकड़ी तो मैं पूरा जंगल काट दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो यूएन भी फोर्स कर रहा है और पूरा इंडिया कोशिश कर रहा है। आप लोगों को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान देना है। मेकिंग दैम अ बेटर ऑप्शन फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज ए होल, जिससे क्या है एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है किसको? इंडिविजुअल्स को और पूरी सोसाइटी को भी। क्वेश्चन 7, लुक एट द फिगर 4.4 का ए। आपकी बुक में जब आप थ्योरी में जाएंगे तो 4.4 ए में आपको ये डायग्राम दिखाई देगा। तो बोल रहा है इस डायग्राम पे देखो, इफ़ द कंपास प्लेस नियर द कॉइल, अगर ये कंपास रखा हुआ है, पहले एक बार इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए बेटा। यहाँ एक पेपर रोल बनाया जो आपको ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, पेपर रोल बनाया। इस पेपर रोल के ऊपर उसने इस टाइप से ये इंसुलेटेड वायर जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इंसुलेटेड वायर के 50-60 टर्न्स घुमा दिए। उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल, एक एंड बेटा ये पॉजिटिव यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने बता दिया, एक एंड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और उसको ऑन कर दिया। अब उसके अंदर, इसके अंदर ये वाली चीज़ आयरन नेल डाल दी है, आयरन नेल डाल दी। जब मैंने उसको ऑन किया और उसके पास जो कंपास रखा हुआ था, तो कंपास जो पहले नॉर्थ की तरफ होना चाहिए था, ऐसे नॉर्थ की तरफ होना चाहिए था, और वो डिफ्लेक्ट होके कैसे हो गया बेटा? इस डायरेक्शन में हो गया। देखो रेड दिख रहा है यहाँ आपको, ये वाला रेड पोर्शन इस तरफ हो गया है। तो आपको डायग्राम समझ आ गया है। अब पूछ रहा है ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इस डायग्राम में आपको एरो ड्रॉ करने हैं टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस दिशा में बहेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट किस दिशा में बहेगा? इलेक्ट्रिक करंट बेटा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल घुसेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंड होगा। तो ये जैसे यहाँ से स्टार्ट है तो बेटा हम यहाँ से ये यूँ बनाएंगे इसको। मेरा इलेक्ट्रिक करंट यूँ फ्लो किया, पॉजिटिव से हुआ, घूम रहा है, लास्ट में यहाँ से ये आउट होगा और इस डायरेक्शन में यहाँ नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगा। हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा, अभी तक आपको इतना ही बताया है, हायर क्लासेस में पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट में। ये था हमारा कन्वेंशनल करंट जिसके करंट की बात कर रहे हैं। वेयरएज अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वो इसका रिवर्स में जाएंगे, नेगेटिव से निकलेंगे और पॉजिटिव में जाएंगे। लेकिन अभी 8th क्लास के लिए आपको इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करना है। और एडिशनल में अगर हम जाना चाह रहे हैं, अब जाना चाह रहे हो तो और मैं थोड़ा बताता हूँ जो आपके इसमें इंक्लूड नहीं है। ये देखो इसका नॉर्थ एंड इधर आया तो ये आपको पता होना चाहिए ये वाला एंड कौन सा बनेगा? सर ये साउथ बनेगा। ये कौन सा बनेगा बेटा? साउथ बनेगा। तो इसी चीज़ को जो यूं है, अगर मैं इसको यूं सामने से देखूं तो ये बेटा ये इस टाइप से साउथ बनेगा। ये देखो भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, जो सॉरी करंट का फ्लो, वो इस टाइप से बनेगा ताकि ये मुझे एस साउथ की फीलिंग देगा और उस डायरेक्शन में यहाँ एन नॉर्थ की फीलिंग देगा। उस तरफ अगर आप देखोगे तो यही चीज़ आपको यूँ दिखाई देगी, एन टाइप लग रहा है ना, तो उधर आपको नॉर्थ दिखाई देगा, इधर आपको साउथ दिखाई देगा। यही हमें ड्रॉ करना था। ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पाथ तो ये नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है बेटा आपके उसमें। ये तो मैं आपके एडिशनल नॉलेज के लिए आपको फील कराने के लिए बता दिया। आपको सिर्फ ये ड्रॉ करने हैं, दैट्स ऑल। सेकेंड, एक्सप्लेन वाई द कंपास नीडल्स मूव व्हेन करंट फ्लोस।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द कंपास नीडल मूव व्हेन करंट फ्लो? जब करंट फ्लो किया तो कंपास नीडल क्यों मूव किया? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, जब करंट पास किया, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। यही तो चैप्टर का जिस्ट था, जब करंट फ्लो करा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था अराउंड इट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द कंपास नीडल इज ए टाइनी मैग्नेट। कंपास नीडल कैसे है? छोटा सा मैग्नेट है। सो इट रिस्पॉन्ड्स टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। तो यह क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए। एज ए रिजल्ट द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स, शोइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। उसने एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस कंफर्म कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है। थर्ड पार्ट, व्हाट हैपन्स इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स? अगर आप बैटरी टर्मिनल्स को रिवर्स कर दो तो क्या होगा? रिवर्सिंग द बैटरी टर्मिनल रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं, सेल को पकड़ के उल्टा लगा दूं, तो क्या होगा? सर सेल तो काम ही नहीं करेगा। बेटा ये आपका रिमोट नहीं है, ये आपका रिमोट नहीं है। वहाँ सर्किट के हिसाब से आपने प्लस माइनस दिया है, लेकिन यहाँ जैसे ही मैं उसको प्लस माइनस को उल्टा कर दूंगा तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में करेगा। दिस इन टर्न रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उससे होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो जाएगा। सो द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आइए समझते हैं कैसे। बेटा एक बात समझिए, जब मैं इसमें से करंट फ्लो करा रहा था तो इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा था, पॉजिटिव से निकल रहा था और नेगेटिव में जा रहा था। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसके टर्मिनल्स उल्टे कर दिए। अभी तक ऐसे लगा हुआ था, अब मैंने सेल को पकड़ के ऐसे कर दिया। मान लीजिए अब ये यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो मैं आपको बताया है कि जैसे ही पॉजिटिव इधर आ गया तो अब करंट कहाँ से निकलेगा? करंट यहाँ से निकलेगा, यूँ इस डायरेक्शन में, इधर मूव करते करते यहाँ जाएगा और एट लास्ट टर्मिनेट कहाँ हो जाएगा? इधर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी? हाँ सर डायरेक्शन चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ भी नॉर्थ पोल आ जाएगा, उस तरफ साउथ पोल आ जाएगा। तो सर यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएगा तो इसके पास में नॉर्थ ही रहेगा क्या? नहीं बेटा, अब ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये पूरा रिवर्स होके अभी इसका नॉर्थ इधर आ जाएगा और इसका साउथ इधर आ जाएगा, सच दैट ये दोनों नॉर्थ और साउथ पास पास आ जाए, सच दैट नॉर्थ और साउथ पास पास आ जाए। मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज सुमाना फॉरगेट्स टू मूव द स्विच ऑफ और हर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बेटा सुमाना मान लो भूल गई स्विच ऑफ करना भूल गई, उसका लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल टू ऑफ पोजिशन, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑफ पोजिशन में करना भूल गई इन इंट्रोडक्शन स्टोरी। जो आपने इंट्रोडक्शन स्टोरी में लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखे थे, कौन से थे सर? भूल गए, चले फिर से बता देते हैं। बेटा ट्रक आया, मेरे को शिप पे लोड करना है, ट्रक में कंटेनर पीछे रखा हुआ है। अब कंटेनर को मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हुए ऐसे, ये मान लीजिए ये मेरा ट्रक है, ये कंटेनर है, मुझे उठा के और इसको शिप पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा जो क्रेन टाइप होता है, वो आएगा ऐसे, मैं अपना उसका इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दूंगा, नाउ दिस विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो जैसे ही मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये इसको यूँ पकड़ लेगा और यूँ उठा लेगा। फिर मैं इसको क्रेन की तरह उठाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा जहाँ शिप खड़ी होगी, शिप के ऊपर लेके गया, टिका दिया। टिकाने के बाद अब मैं इसका स्विच ऑफ कर दूंगा। अब ये मैग्नेट नहीं रहेगा, जैसे ही ऑफ करूंगा इसको छोड़ देगा, ये शिप में रखा गया। तो वही एग्जांपल बता रहा है कि एक सुमाना नाम की बच्ची थी जो कि ऑफ करना भूल गई। आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप द आयरन। अब वो ऑफ करना भूल गई है सिस्टम को, लेकिन वो क्या देख रही है कि अब आयरन नेल पिक नहीं कर पा रहा है आयरन पेपर क्लिप्स को, बट द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल इज स्टिल वार्म। लेकिन जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते वक्त आयरन नेल के चारों तरफ में वायर लपेटा था ना, वो अभी भी गर्म है, स्टिल वार्म। व्हाई डिड द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप्स? ऐसा क्यों हुआ कि जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स था उसने काम करना बंद कर दिया, उसने क्लिप्स को उठाना बंद कर दिया। गिव पॉसिबल रीजंस। Here are some of the possible reasons. First is overheating of the wire.
हो सकता है बेटा क्योंकि वो काफ़ी देर तक ऑन रहा तो उसके कारण करंट बहुत फ्लो कर गया, जिससे कि ओवर हीटिंग होगी, हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी। कॉन्टीन्यूस करंट कॉजेज द नाइक्रोम और कॉपर वायर टू हीट अप। लगातार जब मैं उसका करंट देता रहा तो नाइक्रोम और कॉपर वायर बहुत गर्म हो गए होंगे। एक्सेसिव हीट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जैसे जैसे एक्सेसिव हीट मिली उसको तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बढ़ता चला गया। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम्स टू वीक टू लिफ्ट क्लिप्स। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना कमज़ोर हो गया है कि अब वो क्लिप्स को नहीं उठा सकता। सेकेंड रीज़न टेम्परेरी मैग्नेट फटीक और डीमैग्नेटाइजेशन। इसको बेटा दो पार्ट में पढ़िए। टेम्परेरी मैग्नेटिक फटीक, टेम्परेरी टाइम के लिए मैग्नेट थक गया है, फटीक हो गया है, बिल्कुल थक गया है। या फिर डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का उल्टा, अब मैग्नेटिक इफेक्ट उसका खत्म हो गया है। इफ़ द आयरन कोर गेट्स टू हॉट इट मे लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेली। आपने देखा कि अगर आयरन कोर को मैं काफ़ी गर्म कर दूं, टू हॉट कर दूं, तो यह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा टेम्परेरीली, कुछ देर के लिए। वही बताया था बेटा टेम्परेरी मैग्नेटिक फटीग। हीटिंग कैन डिस्टर्ब द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स इनसाइड द आयरन नेल। जब मैं उसको काफ़ी देर तक गर्म किया तो वो क्या करेगा, वो डिस्टर्ब कर देगा किस चीज़ को, अलाइनमेंट को। जो मैग्नेटिक डोमेन्स के अलाइनमेंट थे ना, अलाइनमेंट थे इनसाइड द आयरन नेल, आयरन नेल के अंदर जो अलाइन हो रखे थे अब वो डिस्टर्ब हो गए, वो एक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे हैं, एक इधर है एक उधर है, उल्टा सीधा कर करा के, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो गया है। थर्ड, वीक बैटरी और पावर सप्लाई। इफ द पावर सोर्स इज ए बैटरी, अगर पावर सोर्स जिसका बैटरी है, इट में स्टार्ट टू रन लो, तो वो क्या होगा बेटा, काफ़ी देर तक चल चल के अब लो हो गया है ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस यूजेस। मैंने उसे लगातार यूज़ किया तो अब वो लो हो गया है। होगा क्या, लेस करंट होगा, और लेस करंट होगा तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लूज और डैमेज कनेक्शन, जब इतनी देर गर्म रहा है बेटा तो हो सकता है कनेक्शन बिल्कुल ही हट गए हों या फिर लूज हो गए हों। प्रोलॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी देर तक जो हीटिंग किया मैंने, मे कॉज शोल्डर जॉइंट्स, तो उसमें जो जॉइंट्स थे वो ख़राब हो गए होंगे, टूट गए होंगे, और वायर इंसुलेशन टू डिग्रेड, जो वायर का इंसुलेशन था, आपने ब्लू कलर का वायर देखा था ना बेटा, इंसुलेटेड वायर, तो हो सकता है काफ़ी देर तक गर्म होने के बाद उसका इंसुलेशन ख़राब हो गया हो। दिस कैन लीड टू पुअर और ब्रोकन कनेक्शंस, कटिंग ऑफ प्रॉपर करंट फ्लो। तो इससे क्या होगा बेटा, पुअर या फिर ब्रोकन कनेक्शन आ जाएंगे, जिससे कि प्रॉपर करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। लास्ट में क्या है, द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप वर्किंग, वो रुक गया। क्यों रुक गया, बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग के कारण हो सकता है, बैटरी ड्रेन होगी पूरी मेरी, ये हो सकता है, और डैमेज ड्यू टू द कॉन्टीन्यूअस यूज़, कुछ चीज़ डैमेज हो गई है, केबल डैमेज हो गई है, कोई जॉइंट डैमेज हो गया है लगातार यूज़ के कारण। इवन दो द वायर इज़ वार्म, जबकि ऐसा है वार्म गर्म है, सॉरी वायर गर्म है, शोइंग करंट वाज फ्लोइंग, तो ये दिखा रहा है कि करंट तो फ्लो कर रहा है, इवन देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स टू वीक टू लिफ्ट द क्लिप्स, तो हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड इतना कमज़ोर हो गया कि वो क्लिप्स को नहीं उठा पा रहा है। क्वेश्चन 9, इन फिगर 4.11, ये दो फिगर दी हैं बेटा। In which case the LED will glow when the switch is closed। डायग्राम को समझ लेते हैं बेटा। एक कंटेनर लिया, कंटेनर में उसने क्या ऐड किया बेटा, लेमन जूस। इधर येलो कलर वाला कौन सा है, लेमन जूस। सेम वहाँ उधर लेमन जूस की वजह बेटा उन्होंने प्योर वाटर ऐड किया है, और कोई चीज़ नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ आयरन नेल, यहाँ भी आयरन नेल है, सही है। यहाँ कॉपर स्ट्रिप, यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी सही है सर। यहाँ उसने डायोड, हाँ सर डायोड भी उसी डायरेक्शन में, ये भी देखिए और ये भी देखिए सेम लगाया है, कोई चेंज नहीं। यहाँ भी एक स्विच लगाया, यहाँ भी एक स्विच लगाया, मीन्स उसने सिर्फ एक चेंज किया है, इधर लेमन जूस यूज़ किया, इधर उसने प्योर वाटर यूज़ किया। अब पूछ रहा है इन फिगर इन विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज। जब मैंने स्विच को क्लोज किया, मीन्स स्विच को कनेक्ट कर दिया, यहाँ इसमें भी कनेक्ट कर दिया, इसमें भी कनेक्ट कर दिया, तो पूछ रहा है कि किस केस में एलईडी ग्लो करेगी। सेटअप समझ गए।
मोटे तौर पर ये पूछ रहा है बेटा, देखो ध्यान से समझना इसको। जैसे ही मैंने सर्किट यहाँ से थ्रू किया तो अब इसके और इसके बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है सर, कोई कनेक्शन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये तभी कंडक्ट कर सकता है अगर इस लिक्विड में या फिर इस लिक्विड में कोई आयंस हों जो कि यहाँ से यहाँ के बीच में कनेक्शन बनवा दें, और तब मेरा इस टाइप से एक सर्किट पूरा हो जाए। क्वेश्चन समझ गए कि भाई लास्ट में थीम ये है कि क्या प्योर वाटर या फिर लेमन जूस, इनमें से कौन सा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। लेमन जूस कैन वर्क एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अभी थीम स्टार्ट हो रही है कि जो लेमन जूस है ना बेटा, नाउ इट कैन वर्क एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसमें आयंस में कन्वर्ट हो जाए। बट प्योर वाटर कैन नॉट, लेकिन प्योर वाटर नहीं अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता। क्यों समझते हैं। लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड। लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड एंड अदर नेचुरल सॉल्ट, और कुछ दूसरे सॉल्ट भी होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आयोनाइज इन वाटर। जब उनको पानी में ऐड किया, जब मैंने उसको पानी में ऐड किया तो वो आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, रिलीजिंग चार्ज पार्टिकल्स, जिससे कि चार्ज पार्टिकल जिसे हम आयन कहते हैं वो उस लिक्विड में आ जाएंगे खुले में। दीज आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट। वही आयन इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने में हेल्प करते हैं। सो लेमन जूस इज ए गुड इलेक्ट्रोलाइट। लेमन जूस कैसा है? एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। वेयर एज प्योर वाटर, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, हैज़ वेरी फ्यू आयंस। उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल बिकॉज इट लैक्स फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल। उसके पास फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। आयंस क्या है बेटा? टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, घूमते रहेंगे इधर उधर। तो वो जो घूमने वाले बच्चे हैं, जो शैतान बच्चे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, उनको काम पकड़ा दो, बेटा ये चीज़ दे के आना, वो दे के आएंगे। लेकिन वही एक बच्चा है जो बस बैठा अपने घर में पढ़ता रहता है, आपको दिखेगा ही नहीं, वो बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे कोई काम दोगे कि भाई ये पकड़ा के आ जा? ठीक है। सो प्योर वाटर इज ए पुअर इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर क्या होगा बेटा? एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। जिस समझ लीजिए लेमन जूस गुड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द एसिड एंड द सॉल्ट। प्योर जूस क्या है बेटा? पुअर इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि कोई आयन है ही नहीं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स नीड आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड लेमन जूस हैज देम। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? उसको आयन चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, और लेमन जूस के पास वो चीज़ है और प्योर वाटर के पास वो चीज़ नहीं है। तो लेमन जूस हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकता है। क्वेश्चन 10, नेहा कीप्स द कॉइल एग्जैक्टली द सेम एज इन एक्टिविटी 4.4। हमने एक्टिविटी 4.4 में बेटा क्या किया था, आइए देख लेते हैं पहले। 4.4 में बेटा इस टाइप का सेटअप था। एक कॉइल थी, कॉइल को हमने सेल से कनेक्ट कर रखा था और उसके बीच में एक आयरन नेल रख रखी थी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वो सेम सेटअप में रखे हुए हैं, लेकिन बस इस आयरन नेल को बाहर निकाल लिया, आयरन को बाहर निकाल लिया। तो पहले जब ये आयरन नेल अंदर थी, तो अगर मैं यहाँ पे कंपास रखूँगा, यहाँ कंपास रखूँगा तो डिफ्लेक्शन दे रहा था। तो अब पूछ रहा है क्या मैं इस आयरन नेल को निकाल दूँ, क्या तब भी वो डिफ्लेक्शन देगा? इन शॉर्ट उसने पूछा पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, तो क्या मैं उसको निकाल लूँ तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? क्वेश्चन यही है। नेहा कीप्स द कॉइल एग्जैक्टली द सेम एज इन एक्टिविटी 4.4 बट स्लाइड्स द आयरन नेल आउट। अब उसने आयरन नेल को बाहर निकाल दिया, लीविंग ओनली द कॉइल्ड वायर, सिर्फ कॉइल वायर बचा है। विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास? क्या कॉइल अभी भी कंपास को डिफ्लेक्ट करेगा क्या जैसे वो पहले कर रहा था? इफ यस, अगर करेगा, विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस देन बिफोर? क्या डिफ्लेक्शन पहले जितना होगा, पहले से ज़्यादा होगा या पहले से कम होगा? क्वेश्चन है, समझ गए? क्वेश्चन इज यस, द कॉइल विल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास। कॉइल अभी भी कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी, बट द डिफ्लेक्शन विल बी लेस देन द बिफोर, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा। आइए समझते हैं कैसे। द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेदर और नॉट देयर इज एन आयरन नेल इनसाइड। अगर आयरन नेल है
तो भी प्रोड्यूस करेगा, नहीं है तब भी प्रोड्यूस करेगा। सो व्हेन नेहा रिमूव्स द आयरन नेल एंड करंट स्टिल फ्लोज, और जब नेहा ने उसको निकाल लिया फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो फ्लो कर रहा है ना, द कॉइल कंटिन्यूज टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉइल फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती रहेगी, एंड विल डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल, और वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करेगी। व्हाई इज द डिफ्लेक्शन लेस, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है डिफ्लेक्शन कम क्यों है, उसको समझते हैं। हमने ये समझ लिया है कि डिफ्लेक्शन तो होगा, क्या बराबर होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, हमने कहा कम होगा। कम क्यों होगा समझते हैं। द आयरन नेल्स एक्ट एज ए मैग्नेटिक कोर, जो आयरन नेल, ये वाले आयरन नेल है ना बेटा, ये मैग्नेटिक कोर की तरह बिहेव करेगी, विच स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया ना वायर ने, उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया। When the iron nail is removed, जैसे ही मैं आयरन नेल को रिमूव कर लिया, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर, तो मैंने आयरन नेल को निकाला, निकालने के बाद क्या हुआ, मेरा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो है, आयरन नेल है जो अभी तक मैग्नेटिक कोर की तरह काम कर रही थी, और वो रिमूव होगी तो इफेक्ट कम हो जाएगा। सो द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स लेस, इसीलिए कंपास नीडल जो है मेरी अब कम डिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव 4 कॉइल्स, हमारे पास 4 कॉइल हैं, ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज, सभी के सभी शेप देखो चारों की एक जैसी है और साइज भी बराबर है, मेड अप फ्रॉम आयरन। बस उसने क्या किया बेटा, मेटल्स चेंज कर दिए, यहाँ आयरन का यूज़ किया फर्स्ट में, सेकेंड में कॉपर का यूज़ किया, थर्ड में एल्यूमिनियम एंड फोर्थ इज नाइक्रोम। व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब मैंने स्विच ऑन किया सभी में और करंट पास किया, कंपास नीडल प्लेस नियर द कॉइल, अब इसके पास में अगर कोई कंपास नीडल रख दूं तो इट विल शो डिफ्लेक्शन, सभी में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि सभी में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो डिफ्लेक्शन किस किस में दिखाएगा, ओनली इन सर्किट ए, क्या सिर्फ ए में दिखाएगा, ओनली इन सर्किट ए एंड बी, सिर्फ ए और बी में दिखाएगा, ओनली इन सर्किट ए बी एंड सी, तीनों में दिखाएगा, या फिर सभी में दिखाएगा। एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए बेटा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस टाइप के सर्किट, तो क्या उसने सर्किट में कोई चेंज किया, शेप साइज में कोई चेंज किया, सेल में चेंज किया, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ उसने एक चेंज किया, जो मेटल्स यूज कर रहा था ना वो, उसको चेंज किया। फर्स्ट इज आयरन, सेकंड कॉपर, थर्ड एल्युमिनियम, फोर्थ इज नाइक्रोम। तो उसने ये दिखाया कि जब मैं मेटल्स को चेंज कर रहा हूँ तो क्या उसके मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क आएगा। एक बात देखिए बेटा, जब आपने इसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था तो क्या कहीं मेंशन था क्या कि नाइक्रोम के साथ ही वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, कि आयरन के साथ ही दिखाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। मैग्नेटिक इफेक्ट वो सबके साथ दिखाएगा, लेकिन कुछ केसेस में ज़्यादा दिखाएगा, कुछ केसेस में कम दिखाएगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि वो नॉट ओनली आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, नाइक्रोम, सब में मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो आंसर इज इन ऑल 4 सर्किट, सभी के सभी सर्किट्स में वो दिखाएगा ही दिखाएगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर नंबर 4 के सभी क्वेश्चन आंसर, प्रोब एंड पॉन्डर और लास्ट के 11 क्वेश्चंस सभी हमने कर लिए हैं। अगर आपको सब कुछ हो क्लियर तो लिख दीजिएगा वाओ। एंड विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।